राष्ट्रपति के बाद में हमारा नई बात है वो है नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर। उपराष्ट्रपति की यदि बात करें दोस्तों तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगली बात दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होगी? तो इसकी योग्यताएं बताई गई। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता बताई गई इसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता बताई गई राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता बताई गई इसकी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। कुल मिलाकर ये 4 योग्यताएं जो है यही किसकी बताई गई है? उपराष्ट्रपति की बताई गई। बिल्कुल राष्ट्रपति के समान है, केवल यहाँ लोकसभा की जगह यहाँ पे क्या आ गया? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की यदि हम बात करें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी ये अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। अगली बात है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है। परंतु ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने बात करी है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है? 5 वर्ष। इससे पहले भी त्यागपत्र किसको दे सकता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है? तो राज्यसभा इसे अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है, परंतु ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या है इसकी।
उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। अगर उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों की बात करें तो इसकी शक्तियां और कार्य दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला इसका काम है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। और दूसरा तरह का इसका काम है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमने बात करी उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या, कार्य क्या है इसका? दो प्रकार के काम है इसके, या तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा या फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो राष्ट्रपति के सभी काम करेगा, और राज्यसभा के सभापति के रूप में हम इसके काम राज्यसभा के पदाधिकारियों में देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद हमारी अगली बात है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को शॉर्ट में मैं पीएम लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां प्रधानमंत्री की यदि बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को शासन संबंधी कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, तो हमने बात करी अनुच्छेद 74 में बताया गया राष्ट्रपति को शासन संबंधी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अगली बात हम करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री क्या काम करेगा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। मंत्रिपरिषद का क्या करेगा? निर्माण। कैसे करता है ये? तो राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी दोस्तों मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, पर राष्ट्रपति को कहता कौन है? उसको सलाह कौन देता है? परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है। इसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करता है। विभागों का बंटवारा करता। दोस्तों विभागों के बंटवारा का अर्थ क्या है? कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्री होगा, कौन से विभाग का मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा,
ठीक है, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करता है तथा मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। ये काम भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद कैसे काम करेगी, इस बात का पूरा निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तथा उन सभी मंत्रियों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इसके बाद में अगली बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का क्या हो? नेता हो। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। आखिरी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक दोस्तों, हमने देखा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करता है और मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगली बात देखने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की यदि बात करें दोस्तों तो आप देखो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या करता है दोस्तों? नियुक्ति करता है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगली बात दोस्तों, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद में कार्यों का विभाजन या विभागों का बंटवारा करता है। कार्यों का विभाजन करता है या विभागों का क्या करता है दोस्तों? बंटवारा करता है। कौन करता है विभागों का बंटवारा? प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो ये मंत्रियों के लिए कार्यों का आवंटन भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के लिए कार्यों का आवंटन भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अगर हम देखें तो कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि यह लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। कार्यकाल अनिश्चित होता है और ये लोकसभा के विश्वास पर क्या करता है? निर्भर करता है। जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की पार्टी का बहुमत लोकसभा में बना हुआ है तब तक ये लोग अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से हैं देखो। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
कैबिनेट मंत्री कौन होता है? सबसे बड़ा या प्रमुख मंत्री होता है। राज्य मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री से छोटा मंत्री होता है। उप मंत्री कौन होता है? सबसे छोटा मंत्री क्या कहलाता है? उप मंत्री कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है और उप मंत्री सबसे छोटा मंत्री होता है। ठीक दोस्तों। अच्छा, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है? तो जो काम प्रधानमंत्री करता है सभी काम कौन करता है? वो मंत्रिपरिषद भी करती है। तो यहाँ हमारी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक हो जाएगा न्यायपालिका। तो हमने दोस्तों कार्यपालिका देखी, विधायिका देखी और अब हमारा आखिरी टॉपिक है इसके अंदर न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हमें केंद्र की न्यायपालिका में देखना है हमें सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका के अंदर हमें केंद्र की न्यायपालिका में देखना है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो हम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के लिए कहा गया कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 = 8 थी। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे और इनको मिलाकर दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 8 न्यायाधीश हो जाते हैं, जिसे 2008 में कितना कर दिया गया था? 1+30 यानी कितने कर दिए गए थे? 31 कर दिए गए थे। और 2020 में इसे कितना कर दिया गया? 1+33 यानी कि कितना नहीं, हाँ 1+30 यानी कि कितने हो गए? अब 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पहली योग्यता होती है भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर दूसरी योग्यता नहीं है तो फिर तीसरी योग्यता होनी चाहिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर तीसरी योग्यता भी नहीं है तो फिर चौथी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात क्या हो? विधिवेत्ता। दोस्तों इन तीनों 4 योग्यता हमने देखी, इसमें से 2 योग्यता, पहली योग्यता अनिवार्य है, इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी में से एक योग्यता भी होती तो भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इनकी योग्यता क्या क्या है? पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरी, अगर दूसरी योग्यता नहीं है तो तीसरी होनी चाहिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर तीसरी योग्यता भी नहीं है तो फिर चौथी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। योग्यताओं के बाद में बारी आती दोस्तों इनके वेतन भत्तों की। वेतन की बात करें दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के
वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कानून बनाकर करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक वेतन, 2,80,000 रुपये मासिक, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। कैसे करती? कानून बनाकर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जा रहा है? 2,80,000 रुपये मासिक। अन्य न्यायाधीशों को कितना दिया जा रहा है? 2,50,000 रुपये मासिक। 2018 में इनका वेतन बढ़ाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विशेषाधिकार या उन्मुक्तियों की बात करते हैं। तो उन्मुक्तियों का मतलब होता है विशेषाधिकार। दोस्तों ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है। संसद या राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार की चर्चा इनके आचरण पर नहीं हो सकती है। उन्मुक्तियों के बाद में दोस्तों इनके ऊपर प्रतिबंध की बात आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर प्रतिबंध क्या है? अगर हम प्रतिबंध की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकता। यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है तो सेवानिवृत्ति के बाद वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत का काम नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों एक बात और यहाँ पे देखनी है हमें, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में पहली शक्ति है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ऐसे मामले जिनकी सीधे अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सके उन्हें सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पहली चीज शामिल होती है केंद्र राज्य विवाद या राज्य विवाद। देखो दोस्तों, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया या दो राज्यों की सरकारों के बीच में आपस में कोई विवाद हो गया तो इस विवाद को कौन सोल्व करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरी बात आती है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया तो उसको कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। तीसरा आता है इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली शक्ति हमने देखी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें केंद्र राज्य विवाद या राज्य राज्य विवादों को सुनता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुनता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी शक्ति है अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अपीलीय क्षेत्राधिकार में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या दीवानी मामले, फौजदारी मामले में अंतिम अपीलीय अधिकारिता रखता है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है। इस चीज को समझना दोस्तों, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब अपील करना। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले की अपील की जा सकती है? संविधान की व्याख्या के मामले की अपील हो सकती है। दीवानी मामले, सिविल केस क्या होते हैं? परिवार का विवाद, संपत्ति का विवाद, उत्तराधिकार का विवाद। फौजदारी मामले, हत्या, चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती, ऐसे केस। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है। मतलब इसके बाद यहाँ से आगे कहीं अपील नहीं हो सकती, इसलिए से अंतिम अपीलीय अधिकारिता भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें कौन से मामले जाएंगे? तो उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया, निर्णय दिया, उसके विरुद्ध आप अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसकी तीसरी शक्ति आती है सर्वोच्च न्यायालय की, विशेष इजाजतवाद। विशेष इजाजतवाद अंग्रेजी में से कहा जाता है SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। ये बताया गया अनुच्छेद 136 में। इसमें कहा गया कि जब किसी व्यक्ति की अंतिम अपीलीय अधिकारिता, जब किसी व्यक्ति की अंतिम अपीलीय अधिकारिता समाप्त हो जाए तो एक बार पुनः SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये कहा गया दोस्तों विशेष इजाजतवाद में, अनुच्छेद 136 में बताया गया, कहा गया कि जब किसी व्यक्ति की अंतिम अपीलीय अधिकारिता समाप्त हो जाए तो एक बार वापस से SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, इस विशेष इजाजतवाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसकी चौथी शक्ति बताई गई है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, बताया गया अनुच्छेद 143 में, 143 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है दोस्तों, परंतु सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। पांचवी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण करता है, संविधान का संरक्षण करता है तथा ऐसे कानूनों को शून्य घोषित करता है जो संविधान का उल्लंघन करते हों। ऐसे कानूनों को शून्य घोषित करता है जो संविधान का क्या करते हों? उल्लंघन करते हुए। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने पहली बात कंप्लीट कर ली है। केंद्र सरकार, इसके अंदर हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद सब लोगों का।